नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोनालिसा। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। मनुष्य का अस्तित्व ही जल से है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए इस अनमोल प्राकृतिक संसाधन का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया है और इसके दुष्परिणाम हमारे सामने ही कई रूप में हैं। कभी आकस्मिक प्राकृतिक आपदा के तौर पर, या फिर शुद्ध पेयजल की कमी के तौर पर, या फिर खेती किसानी में पानी की उपलब्धता के तौर पर। तो कैसे निपटे इस समस्या से? ऐसे में जल संरक्षण और जल प्रबंधन की उपयोगिता बढ़ जाती है। आज विचार विमर्श में हमारी चर्चा का विषय यही है, जल को मिलता जीवन। जी हाँ, ये हमारा विषय है। आज इस पर हम बात करेंगे और उससे पहले चर्चा को शुरू करें, आइए देख लेते हैं ये फिल्म। वैज्ञानिकों का मत है कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। इसका कारण यह था कि तब धरती का वायुमंडल तो बना नहीं था, तो जीवों के डीएनए में सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों के कारण म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होता रहता था, जिससे बचने का एकमात्र उपाय पानी था। इसीलिए जीवन पानी में पनपा। सब जानते हैं कि पानी बिना जीवन संभव नहीं, लेकिन हमारे स्रोत निरंतर घट रहे हैं और भूजल स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है। देश में करीब 15 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और इसमें से लगभग 7 करोड़ 67 लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित है, यानी 50% से भी अधिक कृषि योग्य भूमि देश में असिंचित है। वो खेत जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, उनकी संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में है। अब अगर किसानों के खेत में हम पानी नहीं पहुंचा पाए तो खेती कैसे होगी, अन्न कैसे उगेगा, जीवन का चक्र कैसे चलेगा। लेकिन यहां एक बात और समझने की है कि पंजाब में 97.6% तक भूमि सिंचित है, जबकि हरियाणा में 85.3% भूमि सिंचित है। लेकिन इन इलाकों में देश के अन्य सिंचित क्षेत्रों की तरह भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। देश में सिंचित क्षेत्रों में करीब 60% जलापूर्ति भूजल से होती है, जिसे बोरवेल, पंप आदि के द्वारा खींचा जाता है या कहें उसका दोहन किया जाता है। 70 के दशक में हरित क्रांति ने गहन कृषि पद्धति की शुरुआत की और उसी के साथ अधिक पानी खींचने वाली फसलें आईं और पानी का भूमि में स्तर लगातार गिरता गया। हम अन्न तो रिकॉर्ड पैदा कर रहे हैं, लेकिन जीवन के आधार पानी को खोते जा रहे हैं। अन्न का हर दाना अपने साथ हमें सूखे की ओर तो नहीं धकेल रहा। क्या युद्ध स्तर पर जल संरक्षण का समय तो नहीं आ गया है? जल संरक्षण ही जीवन संचयन है, वरना जिस पानी में कभी जीवन बुदबुदाया था, उसकी कमी जीवन के खात्मे का कारण ही न बन जाए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस विषय पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जल प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही डॉक्टर मनोज खन्ना जी हैं, डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी और इसके साथ ही डॉक्टर खजांची लाल जी। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनोज जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और जैसा कि हमने बात की है कि जल संरक्षण की जो उपयोगिता है उसकी बात अब की जा रही है। इसे एक समय की मांग कहा जा रहा है। ऐसी क्या वजह है कि जल संरक्षण आज समय की मांग बन चुका है? किसान भाइयों, जैसे हम लोग जानते हैं कि कृषि में खासकर अभी जल 80 से 85% जो स्वच्छ जल है वो इस्तेमाल होता है और इसकी उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास औद्योगिक इस्तेमाल में करने वाला पानी वो बढ़ता जा रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका दबाव भी पानी के उपलब्धता पे पड़ता जा रहा है। और ऐसे समय में हमारे को ये देखना होगा कि जो पानी 80 से 85% है, आने वाले समय में वो इतना भी नहीं उपलब्ध होगा। इसलिए आज की ज़रूरत है कि इस पानी को हम कैसे संरक्षित करें और किस तरह से उसको उपयोग में लाएं, यानी कि उचित संरक्षण करें और उचित प्रबंधन करें।
यही एक आज समय की मांग है। जी अनिल जी, प्रकृति ने भी हमें विपुल मात्रा में जल उपलब्ध कराया है, इसके बावजूद भी जल संरक्षण की जरूरत पड़ रही है। इसमें हमारी तरफ से कमियां कहाँ रह जा रही है? जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में 3 मौसम होते हैं और डिस्टिंक्टली, जिसमें कि गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु है। और वर्षा के लगभग 100 दिनों में हमारे देश में पानी का लगभग 90% प्राप्त हो जाता है और बाकी का 10% बाकी के समय में प्राप्त होता है। अब वो 100 दिनों में जो हम खेती करते हैं तो उसमें कहीं पर्याप्त होता है और कहीं अपर्याप्त होता है। ऐसा वर्षा के वितरण की असमानता के कारण है और स्थल कृति के कारण भी है। तो अब जब हमें थोड़ी अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होता है तो उसका संरक्षण नहीं कर पाते हैं, जो कि नदी नालों में अपवाह जल के रूप में बहता है और वो व्यर्थ चला जाता है। तो हमें अपनी सारी तकनीकियां लगा करके ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम उस जल का संरक्षण करें, जिससे भविष्य में जब जल उपलब्ध ना हो तब हम उसे उन्नत फसलोत्पादन के लिए प्रयोग कर सकें। जी खजांची लाल जी, हमें ये बताएं कि ये तो वो जल हुआ जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है, हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं पानी घरेलू उपयोग के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए, और उससे जो अपशिष्ट जल बचता है, क्या अगर हम उससे प्रबंधन कर ले तो भी क्या इस समस्या से कुछ हद तक निजात पाई जा सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा। जो पानी हम शहरों से पैदा होता है या व्यावसायिक स्थानों से पैदा होता है, यदि उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें तो करीब करीब 20 से 25 लाख हेक्टेयर जमीन को हम इस जल से सिंचित कर सकते हैं। लेकिन उसको उपयोग में लाने से पहले हमें उसके बारे में सही ढंग से समझना होगा, क्योंकि इससे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। क्योंकि जैसे पाया गया है कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी है। यदि इस जल का हम इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए तो करीब करीब 20 लाख टन उर्वरक हम बचा सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया कि करीब करीब 25 लाख हेक्टेयर जमीन को हम सिंचित कर सकते हैं और उसके साथ साथ करीब करीब 22 करोड़ कार्य दिवस की हम मजदूरी या एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें पोषक तत्वों के साथ साथ बहुत सारी भारी धातुएं होती हैं, पैथोजेंस होते हैं या जीवाणु होते हैं। यदि उनका हम इससे सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी मिट्टी और जो भूमिगत जल वो भी खराब हो जाएगा और हमारे किसानों और जो कंज्यूमर्स जो इन जमीनों पर उगी हुई सब्जियां या फल खाते हैं उनमें भी काफ़ी बीमारियां पैदा होंगी। बिल्कुल। तो ऐसे में किस तरह से प्रबंधन करें कि ये हमारे लिए हानिकारक ना रह जाए, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन राधा मोहन जी, आपसे मैं चर्चा इस ओर ले जाना चाहूंगी कि किस तरह से जल को संरक्षित करें हम। जो पानी हमें मिल रहा है, वर्षा के रूप में हमें मिल रहा है, उसकी एक बूंद भी व्यर्थ हम न जाने दें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पानी की उपलब्धता कम होने के परिप्रेक्ष्य में फलोत्पादन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जी। क्योंकि विभिन्न प्रकार की भूमि उपलब्ध हैं हमारे देश में। तो फलोत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है कि ऐसी भूमियाँ जिनको आप धान या गेहूं या दूसरी फसलों के लिए प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, वहाँ पे हम उन जमीनों का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और बस ज़रूरत इस बात की है कि हम थोड़ी सी ऐसी तकनीकी का प्रयोग करें, इस तरह की फल की प्रजातियां चुनें, इस तरह की जो फल हैं उनको चुनें, ताकि हम ऐसी भूमियों का अधिक से अधिक उपयोग करके कम पानी में भी बहुत अच्छे फल उत्पादन उनका हम कर सकते हैं और उनसे बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं। जी जी। मनोज जी, बताएं हमें कुछ ऐसे उपाय जिससे हम जो वर्षा का जल है उसकी हर बूंद खेत में ही रह जाए, इसका उपाय हम कर सकें। इसका तरीका यह है कि हम पहले तो उस पानी को जहाँ पे जो संरक्षित हुआ है, अब वो संरक्षित पानी को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी बूंद बूंद को एक एक बूंद से अधिक उत्पादन लेना है जी। तो एक तो ध्यान रखिए कि जहाँ से स्रोत से खेत तक ले जाने में हमारा करीब, अगर हम कच्ची नाली में वो पानी ले जाते हैं तो करीब 15 से 20% पानी हम जमीन में ही बर्बाद कर देते हैं। तो कोशिश रहे किसान भाइयों कि उस पानी को या तो हम पाइपलाइन के द्वारा इस्तेमाल करें और वो खेत तक पहुंचाएं, या हम पक्की नालियां बनवाएं और उससे हम खेत तक पहुंचाएं। अब खेत में उस पानी को इस्तेमाल भी हम उचित तरीके से करें, ऐसी भी हमें विधि इस्तेमाल करनी है। जैसे हमारे किसान भाई मुख्य रूप से सतही सिंचाई करते हैं, अगर वो सतही सिंचाई करते हैं तो हमारा खेत का समतलीकरण बहुत जरूरी है। खासकर धान में जहाँ पे पानी बहुत उपयोग होता है, अगर हम समतलीकरण करके करेंगे काम, और उसके लिए आज के एक तकनीक है लेजर लेवलिंग, उसका भी इस्तेमाल करें, उससे भी हम पानी की दक्षता बढ़ा सकते हैं। जी।
अनिल जी, क्या बहुत बड़ी संरचनाओं की आवश्यकता पड़ती है अगर जल संरक्षण हम करना चाहते हैं? तो किसान किस तरह से जल संरक्षण कर सकते हैं? तो बड़ी संरचनाओं की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, परंतु इस जल संरक्षण की पूरी प्रविधि को हम अगर दो हिस्सों में बांट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक जो है ये प्रति किसान के द्वारा किए जाने वाले कार्य और संरचनाएं हैं, और दूसरी जो है लोक सहभागिता के आधारित किए जाने वाले कार्य और संरचनाएं हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि जो एक एक किसान के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, उनमें सर्वप्रथम यह है कि वर्षा के आगमन से पूर्व ही पहले हम अपने खेत की मेड़ों को पक्का कर लें, सुदृढ़ कर लें, और जहां कहीं भी टूट फूट हो या रेट होल बन गए हों उनको ठीक कर लें, जिससे कि वर्षा का जो भी जल हमारे खेत को प्राप्त होता है वो उसी में रह जाए और नीचे की परतों में अवशोषित कर लिया जाए। तो इससे मृदा की नमी बढ़ जाएगी और आगे फसलोत्पादन में काम आएगी। दूसरे, यदि आप ऐसे वर्षा क्षेत्र में हैं जहां थोड़ा अधिक पानी बरसता है, वैसे तो हमारे संपूर्ण देश में औसत वार्षिक वर्षा करीब 1170 मिलीमीटर है, लेकिन लगभग 80% इलाका ऐसा है जहां पे लगभग 700 से 750 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त हो जाती है। तो वो एक अच्छी वर्षा की मात्रा है। तो थोड़ी वर्षा अगर या जल ज़्यादा उपलब्ध है तो हम उसे विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से एकत्र करके अपने प्रक्षेत्र पर ही रखने की कोशिश करें, जिसमें कि छोटे तालाब हैं और कुछ गड्ढे हैं, यानी कि अगर बरसात आने से पहले अगर हम गहरी जुताई भी कर लें तो वो पानी जो हमें मिलता है वो हमारे खेत में ही रह जाता है। तो छोटे या सभी किसानों के द्वारा की जाने वाली प्रविधियां हैं ये। और इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमारे किसान हैं, कहीं कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कहीं अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां पर भिन्न भिन्न प्रविधियां अपनानी पड़ती हैं। जी, राधा मोहन जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो वर्षा का जल है उससे कैसे संरक्षित करें और कैसे किफ़ायती तौर पर हम जल का इस्तेमाल कर सकते हैं बागवानी में, ख़ास तौर पर कि अगर हम बात करें तो बागवानी में हम किस तरह से पानी की बचत कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि जैसा हम जानते हैं कि बागवानी एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है। जो भी बाग आप लगाते हैं उसकी उम्र 30 साल 40 साल तक चलती है। तो अगर कुछ गलतियां अगर शुरुआती दौर में रह जाती हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है कि जिनको हम आगे जाके दूर कर सकें। तो जहाँ तक जल की बात है, अगर पानी की उपलब्धता कम है तो हमें शुरुआत से ध्यान रखना होता है कि जब हम नए बाग लगाते हैं तो हमें उसकी मिट्टी जरूर टेस्ट करवा लेनी चाहिए कि वो किस प्रकार की मिट्टी है। अगर मिट्टी बहुत हल्की है कि जैसे वहाँ रेत बहुत ज़्यादा है, तो जब हम गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढे में ही हम कुछ भारी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या तालाबों की मिट्टी या धान के खेतों की मिट्टी अगर हम उस मिट्टी के साथ मिला लें, गोबर की खाद के साथ, तो उसकी जो जल धारण क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है और कम पानी में भी पौधा बहुत दिन तक बना रहता है। इसी प्रकार अगर मिट्टी बहुत भारी है उस क्षेत्र की, तो हम जो मिट्टी तैयार करते हैं गड्ढा भरने के लिए, उसमें गोबर की खाद के साथ साथ कुछ रेत मिला लेते हैं। तो इस तरह से एक कंडीशनर अगर हम बना के गड्ढे को भरें शुरुआती दौर से ही, तो उस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता बहुत लंबे समय तक रहेगी और कम पानी में भी पौधा अपने आप को जिंदा रखने में सक्षम होगा। जी, खजांची लाल जी, शहरों के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ भी हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जल के यहाँ पर भी रहे हैं। तालाब काफ़ी होते थे जो अब धीरे धीरे कंक्रीट में बदलते जा रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। और वहाँ पर ही जब किसान खेती करता है, प्रदूषण का जो स्तर है वो शहरों में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह से वो नुकसान पहुँचा रहा है? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अपशिष्ट जल है उससे प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो नदी नाले, जो झील हैं, उसमें 75 से 80% प्रदूषण हमारे अपशिष्ट जल के डिस्पोजल की वजह से ही होता है। क्योंकि हम जो हमारे जो अपशिष्ट जल पैदा होता है, करीब करीब हमारे जैसे अभी 62 अरब लीटर प्रतिदिन हमारा अपशिष्ट जल शहरी क्षेत्रों से और 13 अरब लीटर अपशिष्ट जल औद्योगिक क्षेत्रों से होता है। लेकिन हमारी जो उपचारित कैपेसिटी है वो बहुत कम है। जैसे कि हम शहरी क्षेत्रों में करीब करीब 30 से 35% अपशिष्ट जल को उपचारित कर पाते हैं। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में भी हमारे 20 से 25% ही जो जल उनसे उत्पन्न होता है, उद्योगों से उत्पन्न होता है, उसको हम उपचारित कर पाते हैं। इसलिए हम विवश हैं कि भी जो अनउपचारित जल है या रॉ वेस्ट वाटर है, चाहे आप शहरों से हो या आपके उद्योगों से हो, उसको आपको या तो खेती में यूज करना पड़ेगा या आपको नदी नालों में छोड़ना पड़ेगा। उसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है और हमारा वातावरण काफ़ी खराब हो गया है।
तो इसके लिए उपयोग के लिए हमें बहुत कुछ उपाय हैं हमारे पास, और उसके ढंग से समझना होगा। जी मनोज जी, शहरों की बात हो रही है तो इसलिए आप ज़रूर बताएं हमें कि शहरों की भूमिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर यहाँ पर ज़्यादा है, और ऐसे में जो वर्षा जल है उसका संरक्षण शहरों में किस तरह से किया जाना चाहिए, क्योंकि भूमिगत जल का जो स्तर है उसका नीचे चले जाना ये भी एक समस्या बनती जा रही है। जैसे आपने शहरों की बात की, शहरों में भी हमारा जो वर्षा जल होता है वो अधिकतर नाले और नदियों में बह जाता है, गंदे नालों में बह के फिर वो नदियों में चला जाता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि वर्षा का जल शहरों में भी हम संरक्षित करें, चाहे वो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग हो। और आप शहरों में ये देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे घरों में सब लोगों ने अपने छोटे उद्यान लगा रखे हैं और गार्डन लगा रखे हैं, चाहे वो गमले ही लगा रखे हैं। हमारी कोशिश रहे, अगर वो आपका गार्डन है तो उसमें पानी, खुला पानी ना दें, उसमें आप छोटा सा फव्वारा लगा लें, छोटा सा नाप के पानी दें, जिससे कि आप जो बिल्कुल स्वच्छ पानी है जो आपके घरों में पीने के लिए इस्तेमाल होता है, उस पानी को भी आप बचा के, जिसे आप गार्डन में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम बचा सकते हैं, उसको भी कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसान के रूप में जाएंगे तो अगर जो वो संरक्षित जल आ गया उसके पास, वो उसे ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे बैंक में रखा हुआ रुपया है, उसे जितना अच्छे से इस्तेमाल करेगा और उससे अधिक उत्पादन लेगा। और जैसे हमें आज हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसमें वो ये कहते हैं मोर ड्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि एक बूंद से अधिक उत्पादन लें। बिल्कुल, शहरों की बात हो रही है अनिल जी, तो ऐसे में बताएं कि जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर है, प्राकृतिक जल स्रोत है, वहां पर हम देखते हैं कि वो जो तट हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि रिहाइश का जो इलाका है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे कितना बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है शहरों पर? नदियों के तटों में शहरों का बढ़ना एक अवांछनीय घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर नदी का एक पार्ट, जिसको हम कहते हैं एक फ्लड प्लेन जोन होता है, और वो किसी वर्ष नदी या वर्षा ज़्यादा हो गई तो नदी बहुत दूर तक चली जाती है और वो बाढ़ की स्थिति ला देती है और विभीषिका में भी कभी कभी बदल जाता है। परंतु नदी का जो फ्लड प्लेन जोन है उसको छोड़ करके ही रिहाइश होनी चाहिए, और जो नदी का जो क्षेत्र है जिसमें कुछ लोग खेती भी करते हैं वो तो स्वागत योग्य बात है। शर्त बस इतनी है कि नदियों में जो पानी बह रहा है वो अपशिष्ट और प्रदूषित ना हो, नहीं तो वो सारे खाद्य पदार्थों को प्रदूषित कर देगा और वो पूरी फूड चेन में मिल करके बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगा। बिल्कुल। खजांची लाल जी, हमें कुछ और उपायों के बारे में बताइए कि किस तरह से ये जो अपशिष्ट जल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो औद्योगिक क्षेत्रों से अपशिष्ट जल निकलता है उसमें भारी धातुओं की मात्रा बहुत अधिक होती है जी। तो मेरा पहला सुझाव तो ये है, जो भी जल औद्योगिक क्षेत्रों से निकल रहा है उसको उसी सोर्स पे आपको उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये जल शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले जल से मिल जाता है तो इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका उपचार करना ही बहुत मुश्किल है। दूसरी तरह से, जैसे हमारे यहाँ कॉमन हमारा जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं हम जी, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए, उसमें भी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं या उद्योग धंधे हैं वो तो उसको अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उसको ऐसे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाते। इसलिए हमें उनको एक समूह बनाना पड़ेगा, एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा छोटे उद्योग धंधों का, ताकि वो भी अपने जो जल निकलता है उसको उपचारित कर पाए। इसी तरह से जो शहरी क्षेत्र हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम खाली 30 से 35% जल ही उसका उपचार कर पाते हैं जी। उसके बिना, क्योंकि और जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये बड़े बड़े शहरों में या मेट्रो सिटी में ही है, जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं या जो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो स्कैटर्ड हैं, जहाँ पे किसी में 100 घर हैं, किसी में 500 घर हैं, उनके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और उनसे जो पानी अपशिष्ट जल निकलता है उसको हम इकट्ठा ही नहीं कर पाते, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो नदी नाला में जाता है उसको प्रदूषण करते हैं। उसके लिए हमें बहुत जो कम लागत की जो मेथड्स हैं या तरीके हैं उनको इजाद किया है, जैसे एक निर्मित झील, जैसे जिसको हम कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स कहते हैं, अच्छा। उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें कौन सी फसल, जैसे मेरा ये सुझाव है कि किसान भाई अपशिष्ट जल को बिना सोचे समझे खाने वाली चीज़ों में, जैसे आपकी
फल हैं, सब्जियां हैं या खाद्य पदार्थ है उसमें इस्तेमाल करते हैं। जी। लेकिन उनको मैं समझ सकता हूँ कि उनके वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें तो किन फसलों में कर सकते हैं इस्तेमाल अपशिष्ट जल का, किसमें नहीं कर सकते हैं, और क्या कुछ और उपाय है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। विचार विमर्श में आज चर्चा का विषय है जल को मिलता जीवन। इस चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं यह रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सूखे और बाढ़ की शक्ल में जलवायु में बदलाव का जो असर देखा जा रहा है, उसके कारण हजारों गरीब और सीमांत किसानों की जिंदगियां और रोजी खतरे में पड़ रही है। खेती पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के असर से चिंतित दिल्ली में IARI के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन का खतरा झेल रहे क्षेत्रों की अडेप्टेबिलिटी की क्षमता को बढ़ाने की चुनौती स्वीकार की। वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से वित्त पोषित इस टीम ने भारत के 2 सूखाग्रस्त और 2 बाढ़ की मार झेल रहे जिलों में जिंदगियों को बदल देने वाली 4 साल की एक यात्रा शुरू की। 4 साल की कोशिशों के बाद इन 4 जिलों के कृषक समुदाय ने ये साबित कर दिया कि ज्ञान आधारित संसाधन प्रबंधन और अन्य सरल तथा वहनीय तकनीकों की मदद से उनके लिए हालात बदल सकते हैं और वे जलवायु परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने जल संरक्षण के कई उपायों पर चर्चा की। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खजांची जी, आपसे हम अपशिष्ट जल के बारे में आप बात कर रहे थे, और लेकिन हमें ये बताएं कि अपशिष्ट जल को जब उपयोग में लाया जाता है तो क्या उसके कुछ नुकसान भी होते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। इसका यदि हम अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो इसके बहुत नुकसान है, क्योंकि इसमें खासकर वैसे तो 95% इसमें पानी ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर ऑर्गेनिक लोड बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जीवाणुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जी। और उसके साथ भारी धातुओं की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो किसान भाई इसको यूज करते हैं जी। उनमें भी जैसे आपका एस्केरिस है, आपका हुकवर्म्स है, आपके और जीवाणु हैं, तो उसमें प्रकोप बढ़ जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे चर्म रोग हो सकता है, आपका पीलिया हो सकता है, आपका डायरिया मतलब जिससे दस्त लग सकते हैं, या और आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसको इस्तेमाल करने से काफ़ी हमें सावधानियां रखनी पड़ेंगी। साथ साथ इसका खेती में इस्तेमाल करने से मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके इस्तेमाल करने से पैदावार बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ खेती में इसका इस्तेमाल करने से खरपतवार की समस्या आ सकती है। अच्छा। पौधों में कीड़ों की समस्या बढ़ सकती है, बीमारियां लग सकती हैं और आपका फल जल्दी से गिर सकता है। इसमें इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसका हमें बहुत सोच के पहले समझ के हमारी क्वालिटी क्या है, उसको पैसे किन फसलों में लगाना है, उसको इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। जी। राधा मोहन जी, हमें ये बताएं कि अपशिष्ट जल का प्रयोग क्या बागवानी में किया जा सकता है? कितनी संभावनाएं इसकी है? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि
ऐसा जल जिसमें भारी धातुएं हैं, जैसे कैडमियम है या मरकरी है, इस तरह की जो धातुएं हैं, उन्हें खाद्य फसलों में प्राय प्रयोग में नहीं लाया जा सकता जब तक उसका पूरी तरह शोधन न किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसा जल है जिसमें लवणता ज़्यादा है, सोडियम या क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे जल को हम फल उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यक बातें ये हैं कि जब भी हम बाग लगाएं ऐसे स्थानों पर जहां लवणता पानी में बहुत ज़्यादा है, वो सिंचाई योग्य नहीं है, तो वहाँ ये आवश्यक है कि आप फल का चुनाव करें, क्योंकि जहाँ लवणता ज़्यादा है तो वहाँ पे हम इमली, कटहल, अमरूद, शरीफा या इस तरह की फसलों को चुनें, ताकि ये जो फल हैं वो इन लवणों को आसानी से सहन कर लेते हैं, काफ़ी प्रतिरोधी हैं। जबकि आम, अंगूर या नींबू वर्ग की जो फसलें हैं ये बहुत ही सहिष्णु हैं। तो सबसे आवश्यक बात यह है कि जब हम बाग लगाएं तो ऐसी फसल का चुनाव करें या ऐसी प्रजाति का चुनाव करें उस फल के अंदर भी कि जो लवण प्रतिरोधी हो। जी, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पानी की उपलब्धता बहुत कम है, क्योंकि जैसा आजकल हम देख रहे हैं, और फल इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इनको सफलतापूर्वक कम उपलब्धता में भी उगाया जा सकता है, तो वहाँ पे हम कुछ ऐसे उपाय करें, जैसे सिंचाई विधियों में हम अभी उस पर बात करेंगे कि जैसे टपक सिंचाई विधि है, हम उसका प्रयोग करें ताकि कम से कम पानी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल उत्पादन मिल सके। बिल्कुल, ऐसी तकनीकों पर बात करेंगे। अनिल जी, पानी की बचत की बात हो रही है, तो हमें ये बताएं कि जो खेत का पानी है वो खेत में ही रह जाए, वो बह के ना निकल जाए, वो बर्बाद ना हो जाए किसी तरीके से, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं किसान? खेत का पानी खेत में ही रह जाए, इसके लिए किसानों को, जैसा मैं पहले भी बता रहा था, कि अपने खेत के मेड़ों को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, बरसात का सीजन शुरू होने से पहले ही गहरी जुताई करने की आवश्यकता है। तीसरा यह है कि अगर हम अच्छे वर्षा वाले क्षेत्र में हैं तो प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने खेत के एक कोने में लगभग 1 से 2% जमीन का इस्तेमाल करें, और वहाँ एक छोटा सा गड्ढा भी बनाया जा सकता है जिसमें कि हम उस अपवाह जल को वहाँ रख सकते हैं, जो कि यदि हम किसी प्रकार की संरचना वहाँ रखें, जैसे कि प्लास्टिक के टैंक हैं या फिर प्लास्टिक लाइनिंग करके रखें, तो वो हमें संरक्षित जल जो आगे भविष्य में आवश्यक पड़ेगा उसको वो हमें प्राप्त हो सकेगा। और यदि वो नहीं करते हैं तो भी हमें ही फायदा है, क्योंकि वो पानी जो है हमारी खेत की निचली परतों से होता हुआ भूजल में समा जाएगा और भूजल के लेवल को बढ़ाएगा, जिससे कि आगे भविष्य में हम उसको पंप करके अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हम तभी भी अगर ऐसे क्षेत्र में हैं जहां इससे भी ज़्यादा पानी बरसता है तो प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे किसानों के पास कई खेत होते हैं, एक साथ सबकी मेड़ एक ही नहीं होती है, अलग अलग मेड़ होती है। तो उस खेत में उनकी स्थलकृति को देखते हुए सबसे निचले इलाके में जहाँ निचला खेत है वहां पर एक बड़ा तालाब भी बनाया जा सकता है, और भारत सरकार ने इसका भी प्राविधान किया है कि लगभग एक 22.5 मीटर और 15 मीटर के साइज का तालाब जो 3 मीटर गहरा हो, उसके लिए अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। तो उसको अपने खेत के निचले स्थलकृति पे वहाँ पे तालाब भी बनाया जा सकता है, और तालाब को लाइनिंग कर देंगे तो आगे भविष्य में जल उपलब्ध रहेगा। और यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में है जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो ये भी प्रविधि बनानी पड़ेगी कि वाष्पन से ज़्यादा नुकसान ना होने पाए पानी का, जिससे कि हम भविष्य में उस जल को प्रयोग कर सकें। बिल्कुल। मनोज जी, आप हमें बताएं कि ये तो बात हुई उन इलाकों की जहां पर वर्षा अच्छी होती है, लेकिन ऐसे भी इलाके हैं जहां पर उतनी वर्षा नहीं होती है, जल की उपलब्धता सीमित होती है, वहां किसान किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर किसान भाई बागों में खेती कर रहे हैं, बागों की खेती कर रहे हैं या सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उसमें भी हम फव्वारा सिंचाई या टपक सिंचाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर बागों के लिए टपक सिंचाई एक बहुत उपयोगी साधन है, जिसमें हम पानी की बहुत बचत करते हैं और अधिक उत्पादन और अधिक क्वालिटी की फसल भी ले पाते हैं। इसमें एक और चीज का फायदा है कि हम उर्वरक भी इसके साथ में सीधे पौधे तक लगा पाते हैं, जिसमें उर्वरक लगाने की दक्षता भी बढ़ती है, जिससे उर्वरक कम इस्तेमाल होता है और अधिक उत्पादन होता है। जी, खजांची जी, हमें ये बताएं कि अपशिष्ट जल के इस्तेमाल के बारे में आप बता रहे थे, और आपने बताया कि किस तरह से इससे पैदावार में बढ़ोतरी भी होती है। एक धारणा ये भी है कि इससे खाद की बचत होती है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। देखो, जैसे आपने पहले बताया कि इससे उत्पादन बढ़ता है, हमारे प्रयोगों से हमें भी ये पता लगा कि 15 से 27% तक उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि इसमें पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और सूक्ष्म तत्व हैं, इनके इस्तेमाल से यदि हम कई सारी क्रॉपों में फसलों में यूज करें तो 25 से 50% तक
हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा घटा सकते हैं और या इसकी बचत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनकी मात्रा बहुत अधिक है। राधा मोहन जी हमें बताएं, बागों के लिए कुछ और तकनीकों के बारे में बताएं जिससे कम से कम पानी की जो है उपलब्धता अगर कम है तो कैसे कर सकते हैं। ऐसे किसान भाई जो नया बाग लगा रहे हैं, जी। बाग लगाने से पहले अगर वो उसमें 1-2 हरी फसल बो के अगर उसी में पलट दें तो उससे जो मृदा की जो संरचना है वो और अधिक अच्छी हो जाएगी और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ेगी। जी। इसके अलावा एक बहुत आवश्यक बात है कि अगर किसी का बाग लगा हुआ है तो जो भी बाग की घास होती है, प्राय ऐसा कहा जाता है कि जो बाग की जो घास होती है उसको बाहर नहीं फेंका जाता और उस घास को हम उस थाले में ही अगर रख दें तो वही घास सड़ के ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ बनाएगी, जिससे मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ेगी। जी। और तीसरी चीज़ जो आधुनिक तकनीक एक है जिसको हम घट सिंचाई बोलते हैं या डेफिसिट इरिगेशन कहते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को इस बात का जानना जरूरी है कि जो फल आप लगा रहे हैं उसमें ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पे हम पानी न दें तो उसका उपज पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनोज जी हमें ये बताएं कि आप किसानों के लिए आपने कई सारे उपायों के बारे में बताया, लेकिन ये बताएं कि अगर कम्युनिटी के तौर पर यानी कि एक समुदाय के तौर पर किसान मिलकर क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं ताकि जो पानी है उसकी बचत कर सकें। ये आपका सवाल बहुत उचित है। जहाँ पे सामुदायिक रूप से हमने जल को संरक्षण किया है, तालाब बनाया है या बड़ा कोई फार्म पॉन्ड बनाया है, उस पानी को हमें कैसे उचित से इस्तेमाल करें। तो एक तो मुख्य रूप से हम पानी को खेत तक ले जाने के लिए एक कॉमन पंप लगाएं, जिसमें हम जो सारे किसान हैं, जिस रास्ते में अगर वो पाइप जा रहा है, अगर 5, 6, 10 किसान एक साथ आते हैं, सब मिलके एक साथ उसी पाइपलाइन को थ्रू पानी दें अपने खेत तक और बारी बारी से आपस में वाटर यूजर एसोसिएशन बनाएं और अपने आप निर्धारित करें कि आज पानी कौन लेगा, कल कौन लेगा और परसों कौन लेगा। जी। राधा मोहन जी आप भी कुछ फसलों के बारे में बता दें हमें कि जिन फसलों में अपशिष्ट जल का जो इस्तेमाल है जिसे उपचार किया जा चुका है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए जो ऐसा जल है जो अपशिष्ट है उनका प्रयोग हम उन्हीं में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर जो फसल चुनाव आप करते हैं, क्योंकि आपकी जो फसल है वो प्रतिरोधी उसके लिए होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि हम बागवानी में देखते हैं कि बागवानी में जो पौधा बनाया जाता है वो प्योंदी या कलमी पौधा जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें नीचे के भाग को हम रूट स्टॉक या मूल वृंत कहते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारा मूल वृंत ऐसा हो जो उस जल के ग्रहण करने के लिए सक्षम हो। अन्यथा अगर वो जो हैवी मेटल्स या दूसरी चीज़ें अगर वो पौधे में चली जाएंगी, सांको डाली में चली जाएंगी, तो उससे पौधा मर सकता है। या जैसे लवण की हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे मूल वृंत हैं जो उन लवणों को ग्रहण नहीं करते या उनके लिए प्रतिरोधी हैं, तो ऐसे जो मूल वृंत हैं उन पर पौधा हमारा जिंदा रहता है। अन्यथा अगर हमारा मूल वृंत ठीक नहीं होगा तो वो पौधा नहीं चल सकता। यहाँ तो अपशिष्ट जल के इस्तेमाल की बात हो रही थी, तो अपशिष्ट जल गांव में भी कम नहीं होता है, तो अनिल जी हमें कुछ ऐसे उपाय बताएं ताकि जो गांव का अपशिष्ट जल है उससे कम किया जा सके। देखिए, जब से गांव में भी ट्यूबवेल लग गए हैं और किसान अपने घरों में भी ट्यूबवेल से ही पानी उठा रहे हैं और घरों में भी शौचालय बनने लगे हैं आजकल, जैसे कि एक हमारी सरकार की योजना चल रही है, हर घर में शौचालय है। तो ये देखने में आया है कि वो ट्यूबवेल चलता ही रहता है, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में स्वच्छ जल अपशिष्ट जल में परिवर्तित हो जा रहा है। यद्यपि उसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी में कमी है, जिसकी वजह से अपशिष्ट जल अधिक पैदा हो रहा है और वो अपशिष्ट जल खुली नालियों के द्वारा जा करके गांव के निचले इलाके में या बगल के तालाबों में इकट्ठा हो रहा है, तो जिसमें वो एक मल जल में परिवर्तित हो जा रहा है। तो सावधानी यहाँ पर रखनी ये है कि हम सिर्फ उतना ही जल भूमिगत जल दोहन करें जितनी की आवश्यकता हो और अपने शौचालयों में और अपने घरों की सफाई में और अपने जानवरों के बाड़ों की सफाई में सिर्फ उतने ही जल का प्रयोग करें जितने से कि अपशिष्ट जल अधिक मात्रा में पैदा ना हो, यानी कि जितनी आवश्यकता उतने ही जल का प्रयोग करें। तो नंबर 1 तो हमें अपशिष्ट जल पैदा नहीं होने देना है, और दूसरी बात, यदि अपशिष्ट जल पैदा होता है तो उसको, जैसा कि डॉक्टर खजांची लाल ने बताया है, कि छोटी तकनीकियों से लेकर के और बड़ी तकनीकियों की तरफ चलें, और यदि उसमें हैवी मेटल की कमी है नहीं है तो छोटा ट्रीटमेंट करके उसको प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक ये है कि कमी ही करना एक महत्वपूर्ण बात है इसमें। जी। खजांची लाल जी, गांव का जो अपशिष्ट जल है उसका प्रबंधन किस तरह किया जाना चाहिए? आज जैसे गांव का अपशिष्ट जल है उसमें ज़्यादातर आपका ऑर्गेनिक लोड होता है जी, या जीवाणुओं की मात्रा होती है।
ऐसे जल में प्राय भारी धातुओं की मात्रा बहुत कम मिलती है। जी और गांव में इसके यूज के लिए, जैसे हम शहरों में तो या मेट्रोज में तो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा लेते हैं, जी बिल्कुल। गांव में ऐसा करना संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें कम लागत की उपचार विधि बनानी पड़ेगी, जैसे हम जिसको निर्मित झील कह सकते हैं, या जैसे उसमें क्या करते हैं हम, पौधे, आपके कंकर पत्थर और जीवाणु, इनका इस्तेमाल करके पानी को इसमें से निर्मित झील में से पास करके इसमें काफ़ी हद तक हम जीवाणुओं की मात्राएं और जो भी कुछ इसमें पोल्यूटेंट्स है उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं और बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे पाया गया है कि इस जल में से जीवाणुओं की मात्रा बढ़ सकती है, तो उसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा किसान भाइयों को, यदि इनको इस जल का इस्तेमाल करना है तो भी ऊंची स्तर पे या रेस्ड बेड पे इसका इस्तेमाल करें। और जैसे आपका चारे वाली फसलें जैसे ज्वार है जी, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि उसको सतह से कम 10 सेंटीमीटर ऊपर से काटें, क्योंकि ये पाया गया है कि जीवाणुओं की मात्रा जो पार्ट जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी के नज़दीक है, उसमें जीवाणुओं की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से जो सब्जियां या फल जो लेते हैं हम, उनको ढंग से बहुत अच्छी तरीके से धोया जाए। जैसे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी में भी मिला है कि हमें जीवाणुओं की मात्रा बाहरी सतह पे ज़्यादा है, तो मैं सुझाव ये दे रहा हूँ जो हमें प्रयोग में मिला है कि यदि पत्ता गोभी के हम पहले 2 पत्ते निकाल दें तो जीवाणुओं की मात्रा को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसी तरह से और भी विधि हैं, जैसे आपको पानी खाली को जो खाड़े में देना, ना कि आपको पूरे प्लॉट में देना चाहिए, और ये इस तरह के साधन से हम जीवाणुओं की मात्रा भी कम कर सकते हैं और इस कृषि में इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे जीवाणुओं की मात्राओं को कम करने के लिए मेरा एक सुझाव ये भी है कि जब हमें फसल काटनी है, खासकर जैसे चारे की फसल है, हो सके तो 15 या 20 दिन पहले ऐसे अपशिष्ट जल से सिंचाई किसान भाई ना करें। जी चलिए, इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, बने रहें हमारे साथ। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज चर्चा का विषय है जल को मिलता जीवन। इस विषय के तहत हमने जल संरक्षण पर काफी सारी चर्चा की है। आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में खजांची जी हमें ये बताएं कि ये जो अपशिष्ट जल है, इनके इस्तेमाल के लिए मानक दरअसल क्या है? इसमें आप, क्योंकि किसान भाइयों को इस्तेमाल करने से पहले इसके मानक को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि अपशिष्ट जल में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए जैसे एक हमने पैमाना रखा है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग, उसकी मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सस्पेंडेड सॉलिड्स वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। घुलनशील तत्व या घुलनशील लवणों की मात्रा वो 2100 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपका ग्रीज या ऑयल वो भी 10 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ हमें हेलमेंथिस और फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा कितनी है उसके बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है कि हेलमेंथिस की मात्रा करीब 1000 हेलमेंथस एग्स प्रति 100 ml से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। भारी धातुओं की मात्रा को जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे हम इस पानी को सीवर में छोड़ देते हैं, उसमें छोड़ने से पहले भी जैसे कैडमियम की मात्रा 1 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्रोमियम की मात्रा 2 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, निकिल की मात्रा 3 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से शीशे की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे हम सिंचाई के लिए ट्रीटेड जो हम पानी उपचार करने के बाद भी यदि हमें खेती में यूज करना है तो FAO ने कुछ पैमाने दिए हैं,
उसके अनुसार से कैडमियम की मात्रा 0.01 ppm, क्रोमियम 0.1, निकिल 0.2 और लेड 1.5 ppm प्रति लीटर ppm के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि आपने इन मानकों के बारे में बताया खजांची जी, ये बताएं कि तो क्या ये समझा जाए कि किसानों को इस पानी का इस्तेमाल अपनी सिंचाई में करने से पहले इस पानी का परीक्षण करवा लेना चाहिए, और परीक्षण करवाने के लिए क्या सुविधाएं मौजूद हैं? कि ये देखो, एक किसान के लिए इस ऐसे पानी की जांच करना बहुत मुश्किल है। तो ये जिम्मेवारी जाती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, कि उनको छोड़ने से पहले ही इस पानी की गुणवत्ता को जानना अति आवश्यक है, और उनको किसान भाइयों को बताना भी चाहिए कि इस पानी की गुणवत्ता क्या है। लेकिन सरकार इसमें एक काम कर सकती है, जो किसान भाई हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के किनारे जहाँ से ये पानी डिस्पोज होता है, ये चैनल है, उसके किनारे रहती है, किसान भाइयों को हो सके सरकार तो उनको लाइसेंस दे, ताकि किसान भाई उसके सुविधानुसार उसके इस्तेमाल के लिए अपनी जो आवश्यक स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको बना सकें, और एक किसान भाइयों को प्रोत्साहन भी दें ताकि किसान भाई उस जल से खाने वाले फसलें ना लें। जी बिल्कुल, और सरकार भी जल संरक्षण को लेकर काफ़ी सचेत है, और ख़ास तौर पे खेती किसानी में जिस तरह से पानी का इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा सरकार ने दिया है। ऐसे में अनिल जी हमें ये बताएं कि जल संरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से कौन सी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं? जल संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत पहले से प्रयास करने शुरू कर दिए थे, और बल्कि अगर मैं ऐसे कहूं कि जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन पे बहुत पहले से प्रयास किया गया है। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया वाले क्षेत्र के लिए एक तरह की परियोजना दी गई है, और इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए अलग से परियोजनाएं दी गई हैं, और ये पूरे देश में पहले 3 मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित की जाती थी, जो अब एकीकृत रूप से की जाती हैं, जिसमें कि जिला स्तर पर DRDO ऑफिस होता है, वो जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का पूरा कार्य देखता है, और इसका इसकी एक कार्यविधि है, और इसकी क्रियाकलाप करने के लिए कई तरह की कमेटियां बनती हैं, और इनमें जो कार्य किए जाते हैं वो ऐसा इस प्रकार से है कि पहले से निर्धारित किया जाता है, जल ग्रहण क्षेत्रों की जो सीमाएं होती हैं उसको आरेखित किया जाता है, और उसके बाद उस ग्रहण क्षेत्र में क्या क्या रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उनकी मैपिंग की जाती है पूरी प्रकार से। फिर प्लानिंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि एक प्रकार की जो योजना बनाई जाती है, और जिसमें कि भूमि उपयोग योजना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर देश को लगभग 23% जंगल अपने देश में रखना आवश्यक होता है, तो उसी प्रकार से हर जल ग्रहण क्षेत्र में कुछ जंगल और कुछ चारागाह और फिर कुछ खेती योग्य जमीन, इस प्रकार की योजना बनाई जाती है, और जिस प्रकार की स्थल कृति होती है उस प्रकार की वहाँ पे संरचनाएं होती हैं, जिससे कि न केवल जल संग्रहण ही होता है बल्कि मृदा संरक्षण भी होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। जहाँ शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्रों में अधिक वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ पर वायु क्षरण भी होता है, तो वहाँ पे अलग प्रकार की संरचनाएं और अलग प्रकार की प्रविधियां बनाई जाती हैं। अब चूंकि बात जल की चल पड़ी है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि ऊपर से नीचे, यानी कि किसी भी जल ग्रहण क्षेत्र में ढलान के ऊपर से नीचे की ओर ट्रीटमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और प्रयास ये करते हैं कि मृदा क्षरित होने से बचाएं और जल संग्रहित किया जा सके। और यदि जल अधिक मात्रा में है तो चूंकि वो ऊपर तो रुक नहीं सकता है, उसको बह के नीचे ही आना है, तो आच्छादित जल मार्गों के द्वारा जल को प्रवाहित करवा करके नीचे ला करके बड़े बड़े तालाबों में संरक्षित कर लिया जाए, जिससे कि हम भविष्य में भी उसका प्रयोग कर सकें और उससे भूजल भी समृद्ध हो सके। और यदि उसके बाद भी अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है तो निश्चित तौर पर वो नदी नालों के संजाल से होता हुआ बड़ी नदियों में जाएगा, और जहां पर फिर वहां पर बैराज और बड़े बड़े बांध बना करके जल को रोक लिया जाए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सारी प्रविधियां करने के उपरांत भी आज भी हमारे देश में मात्र 6% जल जो उपलब्ध है उसका ही संरक्षण किया जा सका है। तो यानी हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। ये बात तो बिल्कुल सच है मनोज जी। ऐसे में हमें ये बताएं कि सिंचाई को लेकर भी सरकार किस तरह से ध्यान दे रही है, किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, किस तरह की योजनाएं हैं जो सिंचाई को लेकर हैं?
सिंचाई के ऊपर हमारे भारत सरकार की बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री इस पे स्पेशली कार्यक्रम चलाया हुआ है, प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत जितनी भी सिंचाई की परियोजना हैं उसमें अनुदान दिया जाता है। अगर मैं शुरू करूं, फव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई और रेन गन, इन सब के प्रति अनुदान दिया जाता है। वो केंद्र सरकार भी देती है और अपने तौर पे राज्य सरकार भी देती है। इनमें किसानों को, लघु और सीमांत किसान हो, महिला किसान हो, हमारे अनुसूचित जनजाति किसान हो, उनको भी ये छूट दी जाती है। ये छूट 50% से लेकर करीब करीब 80% तक अलग अलग समय पर और अलग अलग टाइप के किसानों को दी जाती है। अगर हमारे किसान भाई इस छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उनको तुरंत जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी उनसे संपर्क करना चाहिए और उनसे सारी जानकारी लेके अपने खेत की जानकारी दें और प्रॉपर तरीके से पूरी सिंचाई विधि का डिजाइन करें। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी उपलब्ध हैं जो इस कार्य में लग रही हैं और वो भी किसानों की मदद करती हैं। अगर इसके बावजूद भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के केवीके हैं, बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, उनसे भी, उनके वैज्ञानिकों से संपर्क किया जा सकता है और उचित तरीके से फव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई या रेनगन पद्धति का डिजाइन कराकर और अनुदान लेकर ये हमारे किसान भाई इस पद्धतियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ना केवल पानी की बचत होगी, खाद की बचत होगी और अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा और आज के समय की ये बहुत बड़ी जरूरत भी है। बिल्कुल। राधा मोहन जी, हमें ये बताएं कि क्या बागवानी के क्षेत्र में भी सरकार की तरफ से ऐसी कुछ अनुदान की सुविधा है ताकि जो किसान है वो कम पानी में भी अच्छी तरह से सिंचाई की व्यवस्था कर सकें? हाँ, ये ऐसा है कि विभिन्न स्तरों पे अलग अलग तरह के अनुदान दिए जाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि जल प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो हर प्रदेश में है, लगभग हर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के अंडर में है, तो वो जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलाते हैं वहाँ हमारे किसान भाई बगैर किसी पैसा दिए हुए वहाँ से एक ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षित हो सकते हैं कि किस तरह से बागों में हम नमी संरक्षण करें, क्योंकि बागों का जो नमी संरक्षण है वो बाकी फसलों की तुलना में अलग है। क्योंकि जैसा डॉक्टर मिश्रा ने शुरुआत में बताया था कि जो बागों में हम जो प्रशिक्षण करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, उसमें एक प्रशिक्षित आदमी कर सकता है कि हम किस तरह से उसकी मेड़बंदी करें और जो भी पानी बरस रहा है उसका जो उद्देश्य है वो यह है कि जो जल का स्तर है हम उसको ऊपर लाएं, क्योंकि वृक्ष बड़े होते हैं तो वो जरूरत पड़ने पर पानी जमीन से ले लेते हैं, जिसको हम इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम जल प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो प्रशिक्षित किया जा रहा है किसानों को, जिसमें किसानों को कुछ नहीं देना। दूसरी चीज, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन चल रहा है हर प्रदेश में लगभग, या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो बहुत पहले से 1985 से ये काम कर रहा है कि अगर आप बाग लगाते हैं तो उसमें वो कुछ अनुदान देते हैं, 20% तक अनुदान देते हैं। और जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है उसमें भी किसानों को पैसा दिया जाता है ताकि वो अच्छे से अच्छा जो आधुनिक सिंचाई पद्धति है उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या यंत्र उनको चाहिए, उन पर भी दिया जा सकता है। तो किसान भाई अपने जिला उद्यान अधिकारी या जो उनके नज़दीक जल प्रौद्योगिकी केंद्र उनसे संपर्क स्थापित करते हैं कि किस तरह से वो प्रशिक्षित हों और किस तरह से वो अनुदान लेके जो आधुनिक सिंचाई पद्धतियां हैं उनको प्रयोग में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। जी अनिल जी, आपने बताया किस तरह से जल संरक्षण और जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन को लेकर भी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं। किसान इसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं? नहीं, किसानों को तो आवश्यकता है कि पहले सबसे पहले सामुदायिक रूप से ही अपने आसपास के जो तालाब हैं यानी जोहड़ जो हैं जो सूख चुके हैं, उनकी पानी की नालियां बंद हो चुकी हैं, उसको प्रयास करें कि पहले स्वयं सेवा करें और उसके बाद जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लें। सरकार की एक खेत तालाब योजना है जो देश में लागू है। इस समय लगभग 5 लाख तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उसमें जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि लगभग 22.5 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब खोदने के लिए अनुदान है और जो 50,000 रुपए तक हो सकता है। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि किसान भाई अपने जिले में अधिकारियों से संपर्क करें। और कैसा भी देखा है मैंने कि किसान पूछते हैं कि पहले हमने तालाब खोद लिया है और उसके बाद अनुदान लेने का प्रयास किया तो उसमें सफल नहीं होंगे। पहले अधिकारियों से संपर्क करके, क्योंकि देखने में ये आया है कि तालाब ऐसी जगह पे बना दिए जाते हैं जहाँ पे जल पहुँचता नहीं, यानी कि ऊंची जगह पे,
और पानी का बहाव जो होता है ऊंची दिशा से नीची दिशा की तरफ होता है। तो कहाँ पे तालाब बनाए जाएं और किस मकसद से तालाब खोदे जा रहे हैं उसका भी ध्यान देना जरूरी है, उसकी योजना बनानी जरूरी है। हमें ये भी देखना है कि क्या उतना जल उपलब्ध रहेगा अफवाह जल के रूप में, तभी वहाँ पे तालाब बनाए जाए, वरना वहाँ तालाब बनाने से सिर्फ स्थल की बर्बादी ही होगी। तो इस प्रकार से जो सारी योजना बना करके जब तालाब के लिए अनुदान के लिए अब किसान अधिकारियों के पास जाएंगे तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन अगर इसकी योजना के बनाए बगैर आपने अपना तालाब खोद लिया है तो मैं समझता हूं कि शायद इसमें अनुदान लेने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें। खजांची लाल जी, आपने बताया कि किस तरह से जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है उसके लिए मानव निर्मित झील भी तैयार किए जा सकते हैं। लागत कैसी आती है इसमें और किसानों के लिए कुछ सुझाव दें। जैसे आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जैसे है कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं जी। ये मैंने जैसे पहले बताया कि शहरी क्षेत्रों में या बड़े बड़े शहरों में ही होता है जी। तो 10 लाख लीटर कैपेसिटी का यदि हम प्रतिदिन का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं तो इसमें अलग अलग विधियों के अनुसार से या एक्टिवेटेड सॉलिड प्रोसेस है या अनारोबिक सीवेज ब्लैंकेट रिएक्टर है या मेम्ब्रेन ब्लैंकेट रिएक्टर है, उसके हिसाब से 1 से 3 करोड़ रुपए की लागत आती है जी। उसके कंपैरिजन में यदि हम जैसे मानव निर्मित झील बनाते हैं जी। तो क्योंकि हम इसको छोटे छोटे कॉलोनियों में या जो गांव कस्बों में छोटे कस्बों में बनाते हैं तो यदि हमारे पास 150-200 आदमियों का एक समूह है तो उसके लिए हमें 10,000 लीटर का एक इस तरह के मानव निर्मित झील बना सकते हैं। उसके लिए हमारी कॉस्ट जो है, हमारा जो लागत है 2 से 3 लाख रुपए प्रति इस पे आती है निर्मित झील करने में। और उसमें आप ये देखिए कि मेंटेनेंस का भी इसमें खर्चा बहुत कम है जी। ऐसा अनुमान मिला है कि आपके पूरे साल में 3 से 5 हज़ार तक खर्चा इसको मेंटेनेंस में लगेगा। और उसकी आपूर्ति भी जैसे हम उसमें मानव निर्मित झील में वनस्पति लेते हैं जी। उस वनस्पति का इस्तेमाल करके चाहे आप उसको इसको आप गत्ता बनाएं या हार्डबोर्ड बनाएं या उसको एक ईंधन लकड़ी के लिए या फ्यूल वुड के लिए इस्तेमाल करें, उससे उसकी लागत पूरी हो सकती है। अनुमान से हमें मिला है कि जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उनके अनुसार 1,000 लीटर पानी को उपचारित करने के लिए 3 से 7 रुपए की लागत आती है। अच्छा। लेकिन इस जो हम मानव निर्मित झील है इसमें उससे भी कम लागत आती है। इसमें करीब 1,000 लीटर के लिए 1 से 1.5 रुपए की लागत आएगी। फिर जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें बहुत सारी कमियां भी पड़ती हैं क्योंकि उसको चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है जी। कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है और हम इसमें रासायनिक भी यूज करते हैं जिससे टॉक्सिक स्लज भी पैदा होता है। जो ये सारी समस्याएं हमारी मानव निर्मित झील में नहीं है। ये पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है और आपको बिजली की भी नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसकी लागत बहुत कम है जी। तो चलते चलते मनोज जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लेना चाहूंगी कि भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने के लिए क्या कुछ करें और जल संरक्षण के लिए कुछ सुझाव अगर आप किसानों को चलते चलते देना चाहें। हमारा पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत भूमिगत जल है। हमारा 60 से 70% उत्पादन आज के समय में भारत देश में भूमिगत जल को से होता है। इसलिए हमें उसको बचाने की बहुत वो करनी चाहिए और हमारे किसान भाई बहुत अत्यधिक रूप से भूमिगत जल का दोहन करते हैं। इसमें यह ध्यान रखें कि वो भी एक बैंक की तरह है पानी, उस पानी को हमें उचित विधि से इस्तेमाल करें, एक बूंद भी बर्बाद ना होने दें और इससे ना केवल हमारा भूमिगत जल बरकरार रहेगा और अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। ये आज समय की मांग है। बिल्कुल। तो जिस भी स्रोत से हमारे पास जल उपलब्ध है उसका हम अच्छे तरीके से उपयोग करें और ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें कि कम से कम उपयोग में हम ज्यादा लाभ उसका ले पाएं। ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और इनके बारे में आज चर्चा के दौरान हमने जाना। आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी हमें कार्यक्रम के दौरान दी है। अनिल जी, मनोज जी, राधा मोहन जी और खजांची लाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो जल संरक्षण को लेकर बहुत ही उपयोगी जानकारी आज इस कार्यक्रम के दौरान हमें मिली है। मुझे उम्मीद है कि किसानों को इन जानकारियों से लाभ जरूर होगा। इसी के साथ विचार विमर्श के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।